हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। आज हम डिस्कस करेंगे, काफ़ी न्यूज में रहता है और इसका स्टैटिक्स इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। एग्जाम में वहाँ से सवाल डायनामिक तरीके से पूछे जाते हैं। जो न्यूज़पेपर में इस समय चल रहा है और पिछले हमेशा न्यूज में होता है, सवाल वहाँ से पूछे गए हैं, जैसे ऑफिस ऑफ गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के फंक्शनिंग को लेकर के। जनरली डिस्प्यूट तब निकल करके ज़्यादा आते हैं उन स्टेट में गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में, जहां पे नॉन सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टी का रूलिंग होता है। स्पेशली मैं अगर बात करूं एट प्रेजेंट टाइम में पश्चिम बंगाल और पंजाब को देख सकते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की। यहाँ पे देखने को मिलता है जो चीफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर ऑफिस, गवर्नर या गवर्नर ऑफिस के बीच में टसल होता है। बात इस हद तक पहुंच जाती है कि लोग मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हैं और यहाँ तक भी चल जाता है कि जो गवर्नर होते हैं वो ऑर्डर इशू कर दिया जाता है कि कोई भी ऑफिसर बिना ऑफिस ऑफ गवर्नर के सजेशन पे ना काम करे। बंगाल में भी ये न्यूज चला हुआ था कि जितने भी वाइस चांसलर ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटी के होते हैं, जब तक उनको गवर्नर ऑफिस से और राज्यपाल के कार्यालय से उनको कुछ नोटिस ना दिया जाए, तब तक वो काम ना करें। इस बात को लेके बहुत से जो फार्मर वाइस चेयरपर्सन, वाइस चांसलर हैं या जो प्रोफेसर, बहुत क्रिटिसिज्म किए। इसी के कॉन्टेक्स्ट में चीफ मिनिस्टर ऑफिस भी इन्होंने कहा कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको जो पेमेंट्स जैसी चीजें होती बंद कर दी जाएंगी, अगर आप गवर्नर के इशारे पे काम करते हैं तो। दूसरी तरफ बात यह होती है, यहाँ पे हम देखते हैं पंजाब में वहाँ के जो गवर्नर हैं उन्होंने पब्लिकली आके बोला कि अगर मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर जी अगर नहीं हमारे लेटर का रिप्लाई देते हैं तो हम प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करेंगे वो आर्टिकल 356 इम्पोज करें। क्यों कि स्टेट पंजाब में जो गवर्नमेंट है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रही है। इसी को डेवलपमेंट देखते हुए हम ये चाहते हैं कि हम इस टॉपिक को क्लियर डिवाइड करें। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो डिस्कस करूंगा कि जो कॉन्टेक्स्ट है, इसके बाद प्रैक्टिकल क्या है, फिर आगे क्या कॉन्स्टिट्यूशन में बोला जाता है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे बात करूं आपसे जो करंट में है, ये पंजाब के गवर्नर हैं और ये कहते हैं कि अगर जो चीफ मिनिस्टर हैं ये हमारे लेटर का रिप्लाई नहीं देते हैं तो हम आर्टिकल 356, जिसको प्रेसिडेंट्स रूल बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट्स रूल के रूप में जानते, या बोल सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या स्टेट इमरजेंसी। इसी के कॉन्टेक्स्ट में जो चीफ मिनिस्टर ऑफ द पंजाब के मान है, उन्होंने कहा कि हमने तो रिप्लाई दिया है, बट उसकी आर्गुमेंट में इनका कहना है, जो गवर्नर साहब है, कि जो उन्होंने एडवाइस दिया है, ठीक है, वो अप्रोप्रिएट सही नहीं है और सभी लेटरों का रिप्लाई नहीं दिए। जनरली बात की जाती है पंजाब में ड्रग्स को लेकर के, और भी चीजें हो सकती हैं। इसके बाद ये कह रहे हैं कि जो आर्टिकल 167 बी बोलता है, इसमें यह है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल रिप्लाई एवरी लेटर टू गवर्नर। मतलब गवर्नर जो राज्यपाल हैं, उन अगर इंफॉर्मेशन कोई मांग रहे हैं तो जो मुख्यमंत्री जी हैं वो हर लेटर का रिप्लाई दे। ये भी कहा जाता है कि जो गवर्नर होते हैं, प्रेसिडेंट राज्यपाल जो राष्ट्रपति होते हैं उनसे ज्यादा पावरफुल होते हैं कुछ केसेस में। जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री पार्लियामेंट की जो होती है सेंटर की, अगर वो सजेशन देती है प्रेसिडेंट को तो मानना पड़ता है। लेकिन जो स्टेट की बात करते हैं, इसमें कुछ डिस्क्रिशनरी पावर होती है, जो गवर्नर होते हैं ये मानने से इनकार कर सकते हैं। तो हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ आते हैं, 356 प्लस 167
इसमें क्या, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर फॉर एड एंड एडवाइस किसको, गवर्नर। 356 कहता है कि अगर 365 कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आर्टिकल की नहीं काम करती है तो गवर्नर जो है प्रेसिडेंट से कहेगा भैया आप 356 आर्टिकल इम्प्लाई कर दिया, क्योंकि सरकार जो राज्य की है प्रॉपर काम नहीं कर रही अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो गया। ये बात आ गई। अब हम यहाँ पे एक टेक्निक देखेंगे, टेक्निकल जो चीजें हैं। टेक्निकल चीजें क्या है ये मैं बता दूं आपसे दोस्तों। टेक्निकल चीज में अगर लेने की बात करें हम, यहाँ पे दो लोग हैं यहाँ पे, एक क्या है, गवर्नर है, गवर्नर है। दूसरा कौन है, चीफ मिनिस्टर, जिसको मुख्य मंत्री बोलते हो आप। जो चीफ मिनिस्टर होते हैं ये इलेक्टेड होते हैं। दूसरी चीज, जो गवर्नर होते हैं ये नॉमिनेटेड होते हैं बाय प्रेसिडेंट। इज दैट क्लियर? ये इलेक्टेड होते हैं किसके वाले, जनता, सिटीजन्स, सिटीजन के थ्रू, सिटीजन्स इनको इलेक्ट करती है और वो जाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये एजेंट होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, सेंट्रल के। इनको प्रेसिडेंट कभी भी रिमूव या रिकॉल कर सकता है, बट चीफ मिनिस्टर जब तक मेजॉरिटी में है, मेजॉरिटी में ये काम करेंगे 5 साल तक। 5 साल के बाद डिजॉल्व होगी। जो गवर्नर होते हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हेड ऑफ स्टेट होते हैं राज्य के, तो कम्युनिकेट विद गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट में क्या है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है इसको हेड कौन करता है, चीफ मिनिस्टर। और चीफ मिनिस्टर जो हेड करता है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ये होता है एड एन एडवाइज। बात समझिए, क्या करता है, एड एंड एडवाइज का काम करता है, कहता है कि गवर्नर से कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, यहां पे देखिएगा मैं बता रहा हूं, एड एंड एडवाइज, एडवाइज करता है किसको, गवर्नर को, जो कि यहां गवर्नर को। अब बात देखिए, यहां पे मैं बता रहा हूं आपको, मान लीजिए कुछ इश्यूज हैं, ठीक है, इश्यूज ये है कि जो चीफ मिनिस्टर या फिर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने रिप्लाई किया, ये कह दे कि भाई हम सेटिस्फाई नहीं है इस इंफॉर्मेशन से, कैसे भी इंफॉर्मेशन दे दी जाए। ये कहे कि नहीं, गवर्नर बोले कि नहीं मैं सहमत नहीं हूँ, सहमत नहीं हूँ, तो ये कैसे डिसाइड होगा भाई सहमत हो या नहीं हो, क्योंकि आप तो एजेंट के रूप में काम रखते हो ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट करते हैं। हो सकता है कि आप प्रेसिडेंट या फिर जो सेंटर में गवर्नमेंट है उसके हिसाब से आप काम कर रहे हो, जनरली यही तो देखने को मिलता है ना। आप देखा है ना आपने कहीं, उत्तर प्रदेश में जिस सरकार पार्टी की गवर्नमेंट है वही सेंटर में है, तो इनके बीच में तो कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिलता है ना। आपको वहीं पे क्यों देखने को मिलता है जहां पे अदर गवर्नमेंट पार्टी की है, बंगाल और पंजाब में, पंजाब और बंगाल में बीजेपी की नहीं है लेकिन सेंटर में बीजेपी की हो, यूपी में बीजेपी, यूपी एमपी में क्यों ऐसा देखने को मिलता नहीं मिलता, और बंगाल में करता। तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल माइंडसेट तो है ना। जब देश आजाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूट जो असेंबली थी उसमें बहुत बात चली कि जो ऑफिस ऑफ गवर्नर का है वो इलेक्शन होना चाहिए और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरह, या फिर वैसे होना चाहिए। तो बहुत से लोगों ने सजेस्ट किया कि नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके पीछे रीजन ये दिया गया कि ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकली कॉन्फ्लिक्ट होगा और ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे। चीजें फिर बैक हुई, हुआ कि नहीं नॉमिनेट किया जाए,
लेकिन जिस चीज से हमारे पॉलिटिकल लीडर डरते थे वो चीज आकर के कॉन्फ्लिक्ट में बदल गए। चाहते थे कॉन्फ्लिक्ट ना हो ऑफिस ऑफ गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में, बट ये चीज देखने को मिल रही है। बात समझिए। तो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंस जो बन जाता है, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंस बनता है कि हम तो इसको डिस्कस किए हैं, हम ये भी देखें कि संविधान में जो चीजें हैं आर्टिकल, वो कैसे किस हिसाब से बोलते हैं। जब हम आते हैं आर्टिकल पे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक सेकेंड, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करेंगे यहाँ पे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ग्रुप ऑफ द मिनिस्टर, इसमें क्या होता है, इंडिया में फेडरल या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम कभी डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है, ये प्रोवाइड किया गया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और इसमें ये काउंसिल जो मिनिस्ट्री उसको हेड करता है चीफ मिनिस्टर। ये पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के हिसाब से काम करता है। लेकिन जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है स्टेट की, ये संविधान के आर्टिकल 163 से लेकर के 164 तक ये डील करता है। समझ गए, 163 से लेकर 164 तक काम करता है। और 163 164 में कुछ कुछ चीजें बताई गई हैं, जैसे ये कहता है ये डील स्टेटस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के, और 64 कहता है 164 ये कहता है ये अपॉइंटमेंट, टेन्योर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, ओथ, सैलरी, अलाउंस ऑफ द मिनिस्टर की बात करता है। बात समझ गए। पहले कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी वो दो आर्टिकल 163 164 के तहत काम करेगा। इसमें पावर वगैरह की बात की गई, इसमें स्टेटस की बात की गई। बात समझ गए। इसके बाद जो और भी कुछ आर्टिकल्स हैं हम उसमें देखेंगे ही देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हो आप, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री एड एंड एडवाइज, जो कह रहे हैं कि 163 जो आर्टिकल है ये क्या कहता है, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, इसका जो हेड करेगा मुख्यमंत्री करेंगे, और इसका जो काम होगा सलाह देगी, सहमति लेगी किसकी, गवर्नर की, और एक्सेप्ट शो फॉर एज इज रिक्वायर एक्सरसाइज हिज फंक्शन इन द डिस्क्रिप्शन, उस चीज को छोड़ करके जहां पे गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर आती है। डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब ये होता है कि गवर्नर अपने हिसाब से कुछ विवेक से काम करेगा, ऐसा नहीं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एन एडवाइस पे काम करेगा। यहीं पे गवर्नर की पावर प्रेसिडेंट की पावर से ज्यादा हो जाती है। क्यों? प्रेसिडेंट के पास कुछ ही डिस्क्रिशनरी पावर होती है और उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यूनियन लेवल पे मानना ही पड़ता है। अगर कोई वो काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बिना एड एंड एडवाइस से अगर काम करता है दोस्तों, तो वो जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा और संवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। और इसके बाद ये कह रहे हैं राइज क्वेश्चन, अगर ये कोई राइज क्वेश्चन राइज वेदर द गवर्नर का क्या डिस्क्रिशनरी पावर सही है या गलत, जो स्व निर्णय उसका कहीं पे सुनवाई नहीं किया जाएगा। इसके बाद कह रहे हैं कि एन एडवाइस जो बाय चीफ मिनिस्टर टू गवर्नर शैल नॉट बी इंक्वायरी इन एन कोर्ट, कोई कोर्ट में दिए गए सलाह की इंक्वायरी नहीं होगी कि क्या क्या, जैसे मान ने जो सजेशन दिया गवर्नर को उसका कोर्ट में कोई गवाही या फिर इंक्वायरी नहीं होगी। अब इसके बाद आते हैं 164 जो आर्टिकल है, ये क्या कहता है, ये कहता है जो मुख्यमंत्री है उनका अपॉइंटमेंट गवर्नर करेगा, राज्यपाल जो मेजोरिटी में गवर्नमेंट पार्टी है उनसे एक चुन करके आएगा और वो जो कि चीफ मिनिस्टर के रूप में होगा। उसके बाद जितने मिनिस्टर हैं उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट गवर्नर मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर के सजेशन पे करेगा। जैसे मैं यहां पे देता हूं, जैसे सीएम का अपॉइंटमेंट कर दिया गवर्नर ने, राइट। अब जो मिनिस्टर हैं इनका अपॉइंटमेंट सीएम के सजेशन पे करेंगे, कौन?
गवर्नर साहब करेंगे। सीएम का अपॉइंटमेंट जो मेजोरिटी में होगी, मेजोरिटी में पार्टी होगी, वहां से वो निकल करके आएंगे। बट एक चीज आप ध्यान रखिए, जो मध्य छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वहां के जो मिनिस्टर ऑफ द चर्च ट्राइबल होंगे वो एडिशनली चार्ज लेंगे, जो बिलोंग करते हैं, जैसे मतलब कोई एससी ट्राइबल कम्युनिटी से आता है, वही जो कि उस ट्राइबल मिनिस्टर भी बनेगा। हालांकि बिहार में भी था ऐसा सिस्टम, लेकिन 2006 में इसको हटा दिया गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं, टोटल जितने क्या बोलते हैं मिनिस्टर है, या फिर बोल सकते हो आपके, एक सेकेंड, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में जितने लोग होंगे वो 15% से ज़्यादा नहीं होंगे, जितनी भी कैपेसिटी होती है हाउस की। ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में जोड़ा गया। सपोज करिए कि उत्तर प्रदेश की मैं लेता हूं, यूपी की मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, बात समझिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, एक नया पेज लूंगा मैं, मान लीजिए 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये प्रोविजन लाया गया 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। इसका मतलब ये है, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है, बात समझिए, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है उस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूं। तो यूपी की मान लीजिए 400 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं, ठीक है। अब ये 400 का आप 15% से ज्यादा नहीं हो सकते, क्या, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब आप 400 का अगर निकालने की कोशिश करें 15%, तो मुझे लगता है कि ये होंगे 10%, आपका कितना हो जाते हैं, 40 हो जाते हैं। अब 5% बचे हुए हैं, ये 5% की अगर से 20 और ले लीजिए, ये 60 से ज़्यादा वो उसमें नहीं हो सकते। बात समझ गए, कहने का मतलब यही है। इसके बाद अगर मैं आगे चल करके बात करूं आप लोगों से, कि जो कहा जा रहा है कि मेंबर इज आइदर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी हु इज डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड डिफेक्शन। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, अगर वो बनता है डिफेक्शन के बेस पे डिस्क्वालीफाई किया गया है, तो उसको जब मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता। जैसे मान लीजिए कोई वो है, लेजिस्लेचर है, एमएलए है जो, या फिर एमएलए है, या फिर एमपी है, अगर उसको 10th शेड्यूल के अंतर्गत डिफेक्शन किया गया तो वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। ये भी ऐड किया गया 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। ये कोई मिनिस्टर है वो जो कि होल्ड प्लेजर, मतलब राज्यपाल के रहमो करम पे होता है। लेकिन ये भी समझिए, जो राज्यपाल होता है एक किसके एडवाइस पे काम करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, बस समझिए। गवर्नर एडमिनिस्ट्रेट ओथ वगैरह जो दिलवाई जाती है जो मिनिस्टर की, इसको रेगुलेट करता है कौन, दिलाता है कौन, गवर्नर। इसके बाद जो मिनिस्टर होते हैं इज नॉट ए मेंबर। अगर मान लीजिए कोई मिनिस्टर बन गया और वो विधायक या सांसद नहीं है, तो वो भी मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसको किसी भी हाउस का सदस्य बनना जरूरी है। अगर नहीं बनता तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। ये 6 महीने तक बन सकता है। इसके बाद सैलरी अलाउंस वगैरह जो मिनिस्टर का होता है, ये स्टेट लेजिस्लेचर जो डिसाइड करता है। अब आइए आगे बात करते हैं। आगे जब हम बात करेंगे तो इसमें बात कर रहे हैं आर्टिकल 166। ये क्या था, काउंसिल बिजनेस की बात करता है। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट शैल बी नेम ऑफ द गवर्नर। अदर ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, बात समझ गए। इसके बाद गवर्नर द मेक रूल द मोर कन्वीनियंस ऑफ द बिजनेस के बारे में बात करते हैं। अगर हम आर्टिकल 167 की बात करते हैं तो ये ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर की क्या है, एक कंपनी, अब इसी पे देखिए मामला फंस रहा है। ये कम्युनिकेट करेंगे गवर्नर से ऑफ द स्टेट,
जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं। तो अब यही देखिए, जो पंजाब के गवर्नर है रिस्पॉन्स मांग रहे हैं, भाई आपने ड्रग्स माफिया के लिए क्या क्या किया है, आप उसका हमें सजेशन दीजिए। इसको लेकर के प्रपोज करेंगे। फिर इसके बाद आगे पॉइंट बोले, जो दूसरा ऑप्शन है, ये कह रहे हैं कि फर्निशिंग सच इंफॉर्मेशन, ठीक है, रिलेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट प्रपोज लेजिस्लेशन। आज एक गवर्नर में कॉल फॉर, लड़ाई इसी में है, 167 बी या सेकेंड में बोलते हैं, बात समझ गए। तो ये था। उसके बाद अगर गवर्नर रिक्वायर द सबमिट कंसिडरेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर डिसीजन हैज बी टेकन बाय द मिनिस्टर बट इज नॉट कंसिडर्ड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उसके बाद 177 आर्टिकल ये बोलता है राइट ऑफ मिनिस्टर एज ए रिस्पेक्ट हाउस। आप किसी भी हाउस का मेंबर बनिए, आप दोनों भी हाउस में आप स्पीच दे सकते हो, बट वोटिंग आप वही करेंगे जहां के आप मेंबर। सपोज करिए आप काउंसिल या राज्यसभा के मेंबर हैं और बोल सकते हैं आप असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में और लोकसभा में भी, बट वोट देंगे आप किसमें, राज्यसभा में या स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल में आप पार्टिसिपेट करेंगे। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, तो नेचर ऑफ द एडवाइज बाय द मिनिस्टर। अब ये कह रहे हैं कि क्या नेचर है जो 163 के अंतर्गत दिया जाता है। चीफ मिनिस्टर का हेड एडवाइज किसको, गवर्नर को, एक्सेप्ट डिस्क्रिशनरी पावर को। अगर कोई क्वेश्चन राइज होता है गवर्नर डिस्क्रिशनरी पावर, तो गवर्नर फाइनल एंड द वैलिडिटी। अगर डिस्क्रिशनरी पावर पे अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो गवर्नर का अपना होता है, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। समय समय पे कुछ बातें भी है कि जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों इतना मान लीजिए कि रिव्यू किया जाता है, जुडिशियल रिव्यू है, ऐसा नहीं मन ना करेंगे। चीफ मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड द मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एडवाइज ऑफ द चीफ मिनिस्टर। बात समझ रहे हो, ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया है 2006 में। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार को हटा दिया गया। तो ये हमारा डिस्कशन था कि ऑफिस ऑफ गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर के बीच में क्या क्या होता है। फिर इसका अगर ओथ अफर्मेशन की बात करें तो देखिए तरह तरह के लोग ओथ लेते हैं, ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इतना सवाल पूछा जाता है कि जो ये फंक्शन होता है ये किसके लिए होता है, मतलब जो ओथ वगैरह लिया जाता है तो वो कौन एडमिनिस्ट्रेशन करता है या फिर उसका देख रेख या फिर कौन दिलाता है चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर को शपथ, तो वो गवर्नर दिलाता है। इसके बाद गवर्नर नहीं है तो राज्य के जो हाई कोर्ट है उसके जो है कि चीफ जस्टिस जो है वो करवाएंगे। अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट उस स्टेट के नहीं तो जो सीनियर जज है वो करवाएंगे। इसके बाद जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सभी मिनिस्टर की 164 के अंतर्गत, बात समझ लीजिए, और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये हमने बात किया कि जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं और हमारे लिए इम्पोर्टेंस था कि हम गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में बात करें। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सही है कौन गलत है। अगर मांग रहे हैं तो उनको दीजिए। दूसरी ये भी चीज़ है कि चीफ गवर्नर को भी समझना चाहिए कि जो आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हो किस हद तक चीफ मिनिस्टर दे सकता है, क्योंकि उसको भी चुनाव लड़ना है, पब्लिक को जो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होती है। तो ये सारी चीज़ें सब्जेक्टिव हैं, बस हम टू द पॉइंट डिस्कस किए हैं कि नहीं हमारे काम आ जाए। तो इस लेक्चर में इतना ही डिस्कस करेंगे दोस्तों, और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन एंड जय हिंद जय भारत।